तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी गोदी मीडिया का पुरजोर विरोध करते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो चुनावी मोड में दिखे गृह मंत्री अमित शाह। बिहार में पहली चुनावी वर्चुअल रैली में 370 ट्रिपल तलाक मंदिर जैसे मुद्दों को बताया अपनी सरकार में काम। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना काल के बीच बीजेपी ने वर्चुअल रैली की शुरुआत कर दी है। वहीं रविवार को गृह मंत्री अमित शाह ने पहली वर्चुअल रैली बिहार जन संवाद को संबोधित किया है। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरकार के कामों को गिनाया और विपक्ष पर जमकर हमला बोला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने धारा 370 राम मंदिर ट्रिपल तलाक और CAA पर खास जोर दिया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार की वजह से ही ये सब संभव हो पाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अनुच्छेद 370 और धारा 35 से हटाकर कश्मीर को हमेशा के लिए देश से जोड़ दिया है। वहीं आगे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पुलवामा का हिसाब हमने सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए पाकिस्तान से लिया है। देश की सीमाएं अब सुरक्षित हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ट्रिपल तलाक हटाकर करोड़ों मुस्लिम महिलाओं को प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मान दिया है। राम मंदिर का मसला लंबे वक्त से अटका था, जिसका निपटारा भी मोदी सरकार में हुआ है। कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाया गया, जिसकी देखरेख में निर्माण कार्य हो रहा है। वहीं CAA पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इसे लेकर विपक्ष ने सिर्फ राजनीति की है, जबकि ये कानून किसी की नागरिकता छीनता नहीं बल्कि नागरिकता देता है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2 तिमाही बहुमत से सरकार बनेगी। अब लालटेन से LED का समय आ गया है, लेकिन ये चुनावी सभा नहीं, हमारा उद्देश्य देश के लोगों को जोड़ना है। तो ये काफी बड़ी बात जो है गृह मंत्री अमित शाह ने की है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने इन मुद्दों को अपनी सरकार में काम बताया है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने इसमें यह नहीं बताया कि कितनी नौकरी जो है राज्य सरकारों को और देश के युवाओं को दी है और कितना काम रोड सड़कें केंद्र की मोदी सरकार ने पढ़वाई हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो आज से देश के कई राज्यों में खोले जाएंगे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल्स। केंद्र की मोदी सरकार के फैसले के बाद आज राज्य सरकारों ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है खोलने की इजाजत। वहीं हिमाचल प्रदेश में अभी भी बंद रहेंगे सभी धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, नहीं दी गई किसी तरह की चीज खोलने की इजाजत। वहीं आपको बता दें कि राज्य सरकारों की नई गाइडलाइन के मुताबिक 10 साल से कम और 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को मंदिर मस्जिद जाने पे रहेगी पूर्ण पाबंदी। वहीं सभी व्यक्तियों को पहनना होगा मास्क। तो ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि आज से देश के कई राज्यों में खोले जाएंगे मंदिर, मस्जिद, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो चीन से मोदी सरकार को फिर लगा बड़ा झटका। लद्दाख में तनाव के बीच चीन ने फिर आज किया युद्ध अभ्यास, सीमा पर भी भारी हथियारों को किया तैनात। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मोदी सरकार को एक बार फिर से चीन ने बेवकूफ बनाया है। लद्दाख सीमा पर जारी तनाव को लेकर शनिवार को ही कोर कमांडर लेवल की बातचीत और आज चीन का दोहरा चरित्र फिर से दुनिया के सामने आ गया है। एक तरफ चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांतिपूर्ण तरीके से इस विवाद को सुलझाना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ चीन अपनी सेना को युद्ध अभ्यास भी करवा रहा है, जिसकी काफी बड़ी जानकारी भारत सरकार को प्राप्त हुई है। वहीं आपको बता दें कि चीन सरकार के अनुसार चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA ने मध्य चीन के हुबोई प्रांत से चीन और भारत के बीच सीमा पर तनाव के बीच ऊंचाई वाले उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में हजारों पैराशूट्स और बख्तर बंद वाहनों के साथ बड़े पैमानों पर युद्ध अभ्यास का आज आयोजन किया है। इस दौरान भारत से लगती सीमा पर युद्ध के समय तेजी से भारी हथियार और सैन्य समायोजन सामान पहुंचाने की तैयारी चीन की तरफ से की जा रही है। वहीं बड़े बड़े हथियार चीन की तरफ से भारतीय सीमा के पास आज पहुंचाए गए हैं। वहीं चीनी विशेषज्ञों ने कहा है कि पूरी प्रक्रिया को कुछ ही घंटों में पूरा कर लिया गया है, जिसमें जरूरत पड़ने पर सीमा सुरक्षा को जल्द से जल्द मजबूत किया जा सके और क्षमता का प्रदर्शन किया जा सके। तो ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो गृह मंत्री अमित शाह की रैली पर बीजेपी ने खर्च किए 144 करोड़ रुपए सिर्फ LED स्क्रीन पर। तेजस्वी यादव ने किया दावा। जहां दोस्तों आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में होने वाली ऑनलाइन रैली पर राज्य की सियासत अब गर्म हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह की रैली पर निशाना साधते हुए विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह की रैली में 72,000 LED स्क्रीन लगाए गए हैं, मतलब 144 करोड़ रुपए सिर्फ LED स्क्रीन पर बीजेपी ने खर्च किए हैं।
तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया और कहा कि वर्चुअल रैली के प्रचार के लिए एक एलईडी की कीमत 20,000 रुपये है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी की आज की रैली में 72,000 एलईडी स्क्रीन लगाए गए हैं, मतलब 144 करोड़ रुपए बीजेपी ने सिर्फ एलईडी स्क्रीन पर खर्च किए हैं। वहीं आगे तेजस्वी यादव ने कहा कि श्रमिक एक्सप्रेस में मजदूरों का किराया सिर्फ 600 रुपये था, वो किराया देने का न इनकी सरकार आगे आई न ही बीजेपी। गरीबों की खाली पेट, दुख दर्द और लाशों पर राजनीति करने वाले राजनीतिक गिद्धों की प्राथमिकता गरीब नहीं बल्कि चुनाव है। तो ये काफी बड़ा हमला उन्होंने बोला है कि बीजेपी ने 72,000 एलईडी स्क्रीन पर 144 करोड़ रुपए सिर्फ एक दिन में खर्च किए हैं, लेकिन प्रवासी मजदूरों पर उन्होंने किराए के लिए 1 रुपया खर्च नहीं किया है। तो ये काफी बड़ा हमला जो है तेजस्वी यादव ने बोला है और दावा किया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो हिरासत में लिए गए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता कर रहे थे विरोध प्रदर्शन। जहां दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना से निपटने में केजरीवाल सरकार की विफलता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता समेत अन्य बीजेपी नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बीजेपी नेता आज फिर से राजघाट पर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन करने गए थे, जहां उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली बीजेपी का मानना है कि केजरीवाल सरकार कोरोना से निपटने में पूरी तरह विफल रही, राजधानी में स्वास्थ्य व्यवस्था को पूरी तरह से फेल हो गई है। आदेश गुप्ता समेत बीजेपी के सभी विधायक दोपहर 12 बजे राजघाट पर एक प्रतीकात्मक धरना कर रहे थे, जिसके बाद वहां पर दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और बीजेपी नेताओं पर लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने अभी नेताओं को राजेंद्र नगर थाने में भेजा है। तो ये काफी बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच बैठने दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का केंद्र की मोदी सरकार पर तंज। कहा पश्चिम बंगाल को बकाया राशि का भुगतान करे केंद्र की मोदी सरकार। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने केंद्र से पश्चिम बंगाल को बकाया राशि का भुगतान करने की अपील करते हुए रविवार को दावा किया है कि विभिन्न मदों में राज्य का 53,000 करोड़ रुपए केंद्र की मोदी सरकार पर बकाया है और केंद्र की मोदी सरकार इस पैसे को पश्चिम बंगाल में नहीं दे रही है। वहीं पार्टी ने सांसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को स्थगित कर बचाई गई धनराशि सीधे प्रवासी श्रमिकों के बैंक खाते में डालने की मांग की है। वहीं आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा में पार्टी के नेता डेरेक ओब्रायन ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार के पास पश्चिम बंगाल सरकार का 53,000 करोड़ रुपया बकाया है, लेकिन मोदी सरकार इस पैसे को नहीं दे रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो अस्पताल की तलाश में गर्भवती महिला ने तोड़ा दम। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर उठाए सवाल। जहां दोस्तों आपको बता दें कि सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नोएडा में प्रसव के लिए अस्पताल की तलाश के दौरान एक महिला की मौत को अति दुखद करार देते हुए रविवार को सरकार की व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और कहा कि उत्तर प्रदेश में प्रसव के लिए अस्पताल खोजते खोजते एक गर्भवती महिला की मृत्यु अति दुखद है। सरकार ये बताए कि अगर वह कोरोना महामारी के इलाज के लिए 1 लाख बेड के इंतजाम का दावा करती है तो वह बेड कहां है? आखिरकार उन बेडों को आरक्षित क्यों नहीं रखा जाता है? वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस मसले से जुड़ी खबर को टैग करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ये भी बताए कि उसने अब तक उत्तर प्रदेश में कितने अस्पताल बनवाए हैं। वहीं आपको बता दें कि गौरतलब है कि ग्रेटर नोएडा में शुक्रवार को नीलन नामक एक गर्भवती महिला की प्रसव के लिए अस्पताल ढूंढने के दौरान मौत हो गई थी, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर यह हमला बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो गृह मंत्री अमित शाह की वर्चुअल रैली पर बरसी कांग्रेस। कहा कोरोना संकट में भी भाजपा कर रही है राजनीति। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बिहार चुनाव के मद्देनजर रविवार को हो रही वर्चुअल रैली को लेकर निशाना साधा है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि सत्ताधारी दल कोरोना वायरस के संकट के समय में भी राजनीति ही कर रहा है। अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि कोरोना वायरस से लोगों को बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने देश में लॉकडाउन लागू किया था, मगर इसके बावजूद भी भाजपा राजनीति के अलावा और कुछ नहीं देख रही है। बिहार के चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है और भाजपा की राजनीति शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि बिहार में लोगों को इलाज और प्रवासी श्रमिकों को घर भेजने जाने की जरूरत है, लेकिन वो ये काम नहीं कर रही है, बल्कि अपने चुनाव जीतने के लिए वर्चुअल रैली कर रही है और पैसा खर्च कर रही है। लेकिन प्रवासी मजदूर और गरीब लोगों की मोदी सरकार बिल्कुल भी मदद नहीं कर रही है और लगातार राजनीति ही कर रही है। तो ये काफी बड़ा हमला जो है मोदी सरकार पर बोला गया है कांग्रेस की तरफ से।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वालों के इलाज के फैसले पर घिरे सीएम केजरीवाल। कपिल मिश्रा बोले सबके कागज चेक करेंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश की राजधानी में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामले के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नया फैसला लिया है कि दिल्ली के अस्पतालों में केवल दिल्ली वालों का इलाज होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के अस्पताल सभी के लिए खुले रहेंगे। वहीं सीएम केजरीवाल के इस बयान पर एक बार फिर से दिल्ली में सियासत शुरू हो गई है और दरअसल केजरीवाल के इस फैसले से बीजेपी पार्टी भड़क गई है। वहीं आपको बता दें कि इसी क्रम में बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट करते हुए केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा है। कपिल मिश्रा ने ट्वीट करते हुए कहा कि अब केजरीवाल सबके कागज चेक करेंगे। केजरीवाल के इस बयान के बाद विपक्ष के बयानों की बारिश आ गई है। वहीं नवभारत टाइम के अनुसार बीजेपी प्रवक्ता हरीश चंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि दिल्ली सरकार का फैसला असंवैधानिक है क्योंकि ये नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन करता है। तो ये काफी बड़ा जो है हमला बोला गया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो शिवसेना को नहीं रास आया सोनू सूद का मजदूरों की मदद करना। कहा जल्द ही बीजेपी के सेलिब्रिटी मैनेजर बनेंगे सोनू सूद। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना और लॉकडाउन के बीच मुंबई और मुंबई के आसपास के इलाकों में फंसे प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने वाले सोनू सूद पर महाराष्ट्र में सत्ताधारी शिवसेना सरकार ने उनका मजाक उड़ाया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि शिवसेना ने सोनू सूद को मोदी सरकार का नया सेलिब्रिटी मैनेजर बताया है। ये ऐसे वक्त में हुआ है जब पूरे देश में सोनू सूद को रियल हीरो का दर्जा मिल रहा है और लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि जानते हैं, मगर ये जिम्मेदारी सबकी है सर। और यकीनन जो अपोजिशन की तरफ से एहतजाज हो रहा था इसलिए हो रहा था कि दिल्ली में जो नस्ल कशी हुई है उसके बारे में